काल पहर घरियां सुपनिया दी पगडंडी हरियां छावन दी कबर बोल अलाप मंदर सप्तत खरज नाद सहज चुप जैसी मशहूर कृतियों की रचयिता, साहित्य अकादमी, शिरोमणि पंजाबी साहित्यकार अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित जानी मानी पंजाबी कवित्री डॉक्टर वनिता हमारी मेहमान है लिटरेरी गुरु में, और मैं सुजाता रथ। डॉक्टर वनिता नमस्कार, सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और प्रोग्राम में। थैंक यू सुजाता जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल फिर एक बारी तो बहुत चंगा लग्या ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ। डॉक्टर वनिता मैंने पंजाबी नहीं आती है लेकिन मैंने कोशिश की है आपके साहित्य के बारे में थोड़ा सा समझने की, जानने की, और वैसे बहुत सारी बातें हम आप ही से जानेंगे आपके लिटरेचर के बारे में और आपके जीवन सफर के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को भी सुनेंगे। जी जी जी। आप बहुत सालों से रेडियो के साथ, आकाशवाणी के साथ जुड़ी रही हैं, तो आज बहुत दिनों बाद पुनः आ रही है, फिर से आ रही है, तो कैसा लग रहा है? हाँ, मेरे को हमेशा ही ऐसे लगता है कि मैं बहुत जैसे सदियों से आ रही थी, और हर बार ऐसा भी लगता है कि मैं पहली बार आ रही हूँ मेरे को, क्योंकि आपका चेहरा पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा कि एक नया चेहरा, एक नई मुलाकात हो रही है। और रेडियो के साथ और टीवी के साथ तो मैं 84 से जुड़ी रही हूँ। दिल्ली में शादी हुई तो इसलिए यहाँ पे संपर्क बना। उससे पहले यूथ फेस्टिवल्स में मैं जलंधर टीवी में, जलंधर रेडियो, दूरदर्शन सब में जुड़ती रही हूँ मैं। तो वनिता जी, ये पहली बार का जो एहसास है ना, ये बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। चलिए इसी एहसास के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी पसंद के एक बहुत ही मीठे गाने के साथ। तो फिर आप कोई अच्छा सा रोमांटिक सा गीत लगाएं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। आपका चेहरा देखा तो हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। उड़े खुशबू कली महके, ये रित बदले बहार आए। मोहब्बत करने की जानम उम्र तो एक बार आए। तुम्हें प्यार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है। तुम जो न होते तो दिल न लगाते, तुम जो न होते तो दिल न लगाते। दिल की तड़प हम किसको बताते।
हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। लिटरेरी गुरु में हमारी मेहमान डॉक्टर वनीता पंजाबी साहित्य की जानी मानी कवित्री हैं। तो वनीता जी, जब आप छोटी थी बचपन में, कभी आपने सोचा था कि आगे चलकर आप लिखेंगी बहुत ही गंभीर सीरियस मैटर्स पर, और वो भी फीलिंग्स पर, समस्याओं पर? कभी सोचा था आपने? हाँ, सच मानो तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो अपने टीचर्स को देख के वो साड़ीज पहनती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे आइसक्रीम कलर्स बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं सोचा करती थी कि अगर मैं भी टीचर बनी तो मैं एक दिन पिंक, एक दिन लेमन, एक दिन लाइट ब्लू, एक दिन लाइट ग्रीन, ऐसी ऐसी साड़ी पहन के मैं भी पढ़ाया करूँगी। तो पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि टीचर, सोचा था प्रोफेसर बन जाऊंगी। वो बन गई आप? बन गई जी, मैं रिटायर भी हो गई अब तो। और आपने पेस्टल कलर्स की बात कही, आइसक्रीम कलर, तो आज भी आप आइसक्रीम कलर की जी, बहुत जी। ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं आप Thank you, इन thank कलर्स you. में। तो वनीता जी, ये फिर लिखना कब शुरू किया फिर आपने? एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे बुआ जी शरण मक्कड़ भी राइटर थे, तो उनसे प्रेरित होकर ना जब मैं कॉलेज गई, तो कॉलेज हम 10वीं पास करके 11वीं में कॉलेज चले गए, तो तब मेरी उम्र खाली 14-15 साल के बीच में थी। बहुत जल्दी मैं कॉलेज चले गई, तो इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन उनसे प्रेरित होकर, और कुछ घर की ऐसी माहौल था, जैसे डिस्टर्ब्ड फैमिली थी मामा पापा की, तो वहाँ से मेरे को एक जो लिखने की थी बुआ से समझो पड़ी, और क्योंकि वो भी सेम फैमिली थी, बहुत प्यार करती थी मुझे, तो ये चेटक उन्हीं ने मुझे लगाई लिखने तो की। आज आपको याद है कि सबसे पहले आपने क्या लिखा था? जी जी जी, एक बार हमारे यहाँ पे ना गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का मैगजीन था, प्रीतलड़ी बहुत मशहूर था, तो उनके बेटे नवतेज सिंह जी हमारे घर मामा को, बुआ को मिलने आया करते थे। तो उनको मैंने कहा, मैं अभी 10वीं का इम्तहान नहीं दिया था, तो मैंने एक ऐसे, जैसे ये पेज है ना, हाँ। तो इस पे एक कविता लिखी हुई थी, डुल डुल पैंदियां अखा, कि भी ऐसे उसमें था भाव कि भी तू मेरी गल, मैं तो एक अच्छा सफर बिताना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते, तो क्या तू मेरे ख्यालों का भागीदार बनेगा? मेरे को लगता है कि ये बात तू मेरी आंखों से, मेरी डुल डुल पैंदी आँखा तो समझी नहीं। तो ये बात मैंने जब उनको पोएम के रूप में दी, तो उन्होंने अपनी जेब में रखी और वो प्रीतलड़ी में छप गई। कॉलेज जाने से पहले ही ऐसा हुआ। और 1969 में गुरु नानक का 500 साला मना रहे थे, तो यूथ फेस्टिवल में मैंने एक प्रदर्शनी कविता पढ़ी, क्योंकि उन दिनों मुझे फाइन आर्ट्स पेंटिंग का भी बहुत शौक था। तो एक हमारे कमरे में कैलेंडर लगा हुआ था, तो उसमें एक मॉडर्न आर्ट था जिसमें बड़ी ऑप्रेस्ड वुमेन का वो था, तो मैंने उसको प्रेरित होकर पेंटिंग से या फोटोग्राफी से तो एक पोएम लिखी, प्रदर्शनी। ये चित्रां दी प्रदर्शनी है नहीं मेरे दोस्तों, तुसी चुप दे मुंह ते लगी चुप दी तस्वीर ਨੂੰ देख रहे हो, बेबसी ਨੂੰ देख रहे हो ते पर हंस रहे हो, मतलब इस तरह दी वो कविता सीगी। जब ये कविता मैंने यूथ फेस्टिवल में पढ़ी, तो ये टॉप की, और फिर जलंधर रेडियो से वहाँ मुझे बुलाया गया कि ये कविता आप वहाँ पे भी पढ़ो। तो इस तरह से ये जो मेरी बुनियाद थी, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ तो है तेरे में। जी। जो मेरे परिवार ने, मुझे म्यूजिक का भी बड़ा शौक था, तो घर में मैं करती थी, सितार भी सीखा मैंने, एमए किया सितार में, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं था म्यूजिक। तो उसके बाद में मुझे कारण पता चले कि उनको क्यों पसंद नहीं था, कुछ ऐसी घटनाएं थी उनकी जिंदगी में। लेकिन तब मैं बहुत बागी थी, क्रांतिकारी थी, रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने कहा कि भी कॉलेज में आर्ट सब्जेक्ट्स भरने, तो मैंने फाइन आर्ट्स भर दिए, क्योंकि मेरे को तो वनीता स्पेलिंग इंग्लिश में VANITA लिखती हूँ, लेकिन हिंदी में, पंजाबी में वनीता लिखती हूँ। कहते ये क्यों? मुझे मेरी एस्थेटिक सेंस मुझे ऐसे ही बोलती है कि ऐसे ही लिखो।
तो इस तरह से मैं मनमानियां भी करती थी। ये आज पता चला है कि वनीता जो है वो एक क्रांतिकारी रूप भी है उनका। हाँ बिल्कुल है। तो वनीता जी, इस तरह की तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपसे सुनने को मिलेंगी, लेकिन म्यूजिक की बात आपने छेड़ी कि आपको म्यूजिक का भी शौक है, लेकिन घर वालों ने उससे नहीं होने दिया आगे ने। नहीं, मैंने एमए किया। अच्छा, म्यूजिक में एमए किया आपने? एमए किया। अच्छा। और फिर नौकरी नहीं करने दी उन्होंने। अच्छा। दूरदर्शन वाले कहते रिले स्टेशन अमृतसर में बन रहा है, तुम यहाँ पे काम करो। तो वो कहते शादी कर जो मर्जी करो, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं करना। अच्छा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ तुम्हें। मैंने ना कॉलेज में दीप्ति नवल जो है ये अभिनेत्री, हाँ अभिनेत्री, वो मेरी क्लासमेट थी। अच्छा। तो उन्होंने डांस की मेन रोल करना था, मैं साइड रोल था। तो उसमें डांस के लिए मैंने सोचा परफेक्शन होनी चाहिए। कथक डांस सीखा, तो मैंने गुरुजी को घर बुला लिया कि प्रैक्टिस करवा दो, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऊपर से चाचा जी आ गए, ये क्या कंजरों का घर समझ रखा है। हाँ, इतना झिड़का, और वो बेचारे तो अपनी धोती संभालते भागे, और डुग्गी थी जो तबला की, उसको ठोकर मारी, गिड़गिड़ करता वो गिरा। तो मैंने भोपाल में और उड़ीसा में, भुवनेश्वर में जब मैं गई नारीवादी मसलों में, तो मैंने उनको कहा कि मैंने बाद में अपना ये मीडियम बदल लिया, तो मैं राइटिंग में आ गई। लेकिन वो जब वो घुंघरू मेरे पाँव से उतरे, शब्द बनकर मेरे मन से, मेरे दिल से, मिज़राब की जगह और घुंघरू की जगह शब्द मेरे हैं वो कविता के रूप में आ गए। तो मैंने कहा रीडर्स देखो, आई हैव चेंज्ड द मीडियम बट नॉट द एक्सप्रेशन। क्या बात है। तो जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उनको आपने नहीं बदला। यहाँ पर वनीता जी, आपकी पसंद का एक गाना। हाँ, मुझे वो गीत बहुत पसंद है। मेरे लिए तो वो एक प्रेयर है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत खूबसूरत गाना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
तो दोस्तों, ये खूबसूरत गीत हमने सुना वनीता जी की पसंद का, और ये जो लिटरेरी गुरु का आज का सफ़र है वो भी बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो सफ़र है बड़ा ही रोचक और तरह तरह के अनुभवों से भरा होता है वनीता जी। यू ग्रो एवरी मोमेंट, और एक लेखक जो है ना इन मोमेंट्स को पेन डाउन कर लेता है। जी जी। तो डॉक्टर वनीता, द वेल नोन पंजाबी पोइटेस से हम सुन रहे हैं द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप, उनकी जर्नी सुन रहे हैं। तो कुछ खट्टी मीठी बातें बचपन से लेकर युवा अवस्था तक की हमने सुनी। तो साल 2010 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित की गई। इससे पहले आप बहुत कुछ लिख चुकी थी, लेकिन 2010 में आपको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, और पंजाबी लेखिकाओं की कड़ी में एक नाम जो है और जुड़ गया। अमृता प्रीतम पहली पंजाबी पोइट थे जिन्हें पुरस्कार मिला। जी जी। और अन्य नामों में प्रभजोत कौर, दलीप कौर तिवाना, मंजित कौर तिवाना, जी। अजीत कौर, बहुत से नाम शामिल हैं। तो वो जो अनुभव था, ये वैसे तो उसका एहसास जो है उसको आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली आप व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने है, तो हम जानना चाहेंगे वनीता जी कैसा था वो। नहीं, देखो, इनाम सम्मान मिलना बहुत खुशी की बात होती है, बट साइमल्टेनियसली मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं ना, तो मुझे उन दिनों में सैकड़ों फोन आए उस रात में ही जब इनाम मिला, तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में हो। लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे ये भी एहसास है कि जितने दुआ देने वाले होते हैं उतने ही निराश लोग भी बहुत होते हैं। मेरे को रेडियो में किसी ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है ये मुबारकें लेते हुए, तो मैंने कहा था किसी ने होके कहा मुबारक और किसी के हौके ने कहा मुबारक। कुछ बड़े बेदिली से मुबारक देते हैं ऊपर ऊपर से। जी जी जी। तो ये मुझे जब इनाम सम्मान मिलते हैं तो एक जो दूसरा पक्ष होता है ईर्ष्या का या कुछ कि भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसको क्यों मिल गया, तो ये भी मुझे डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कहें, ह्यूमन टेंडेंसी है। वनीता जी, आपके पोएम्स के कलेक्शन काल पहर घरियां, इसके लिए आपको सम्मान मिला था। तो इस कलेक्शन में से कोई एक छोटी सी कविता या चंद पंक्तियां हम चाहेंगे आप हमारे लिए प्रस्तुत करें। चखड़ चुल्ले ता खौरू, रुके ता सहम, नी हवाए तो मस्त मस्त बस वगदी रहो। क्या बात है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत पंजाबी जानती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। वनीता जी ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में। जैसे पानी मछरे ता हड़, रुके ता काई, नी नदिये तू मस्त मस्त बस वगदी रहो। ये मतलब है कि एक्सट्रीम में कुछ भी जो होता है वो ठीक नहीं होता, तो वो जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं, जो एक मध्य मार्ग है, उसमें ही चलना बेहतर रहता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसका ये मतलब है। क्या बात है। इसकी ये जो आपने ये जो भाव है, इसकी बुनियाद कहीं स्पिरिचुअलिज्म से भी है, बिकॉज मैंने सारे दर्शन ये वो और फिलॉसफी भी और गुरु ग्रंथ साहिब को तो मैंने चाटा हुआ, जैसे कहते हैं ना, हर रोज पढ़ना। और भी मैं बचपन में भी सब धर्मों की मूर्तियां और ये वो रख के और उनका हिस्ट्री पढ़ने का शौक था मुझे। तो ये जो कविता खत्म होती है उसमें यही है कि वो सारों को संबोधन करके कहती है, ओ अखरो टाई अखर बस कहंदे रहो, ढाई अक्षर प्रेम के। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा स्पिरिचुअलिज्म से और रिलीजन से, फिलॉसफी से जुड़ी हुई मेरी कविताओं में काफी अंश मिलते हैं। जी जी। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक और गाना सुन लिया जाए। देखते देखते क्या हो गए, सोचता था वो कितने मासूम थे। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना लापता हो गए, देखते देखते
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई, कोई पूछे के कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए हाय ओ हो। श्रोता, आप इस वक्त सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु। हमारी गेस्ट हैं पंजाबी की जानी मानी कवित्री डॉक्टर वनिता और मैं हूं आपके साथ सुजाता रथ। वनिता जी, हमने आपके बचपन की बात सुनी और आप किशोर अवस्था में जब आप कॉलेज गई या युवा हुई तब की बात सुनी, लेकिन जो एक साहित्यकार का जो प्रोफेशनल दर्जा आपको मिला उसकी शुरुआत कहाँ हुई? मैं सच में बताऊं तो जब मैंने 2000 में लेक्चरशिप ज्वाइन करी थी एज अ परमानेंट खालसा यूनिवर्सिटी, तो तब तक मेरी पहचान एक अच्छी राइटिंग में बन चुकी थी। और उसी साल में मैंने फेमिनिज्म पे, क्योंकि मैंने जो पीएचडी की थी वो तो पोस्ट मॉडर्निटी एंड पोइट्री के ऊपर किया था, लेकिन उन्हीं दिनों में मैं साथ में सारी औरतों के मसलों से तो मैं खुद से बचपन से जुड़ी हुई थी। मैं देखती थी कि हमारे आसपास माओं का, चाचियों ताइयों का और रिश्तेदारों में औरतों की क्या बातें, क्या गॉसिपिंग होती है और क्या क्या प्रॉब्लमैटिक्स हैं उनके। तो ये बात मेरे को शुरू से थी, तो अब तक मेरी चल रही है। लेकिन 2000 में मैंने नारीवाद और साहित्य नाम से एक किताब जब लिखी थी, तो तभी से मेरा शुमार उन विमेन थिंकर्स में और पोइट्स में हो गया था, जो आज तक ईश्वर की दया से सब चल रहा है। तो ये तो थी जनरल महिलाओं की बात। पंजाबी महिला लेखिकाओं की जब बात आती है और उनकी लेखनी जो है उसके बारे में आपकी एक अलग सोच है। एक जगह बहुत पहले शायद आपने कहा था कि विमेन इन पंजाबी लैंग्वेज हैव मोस्टली कन्फाइंड देमसेल्व्स टू व्हाट कैन बी कॉल्ड एज male bashing. Their relationship with men is at times strange. ये मैंने तो, काफी पहले आपने कहीं एक वो मेरा ख्याल इंडियन एक्सप्रेस में वो शायद आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारी औरतों का ना एक पक्ष था जो अभी तक राइटिंग में एज अ रीडर जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें देखा कि वो हमेशा पेट्रियार्कल की दबी हुई उसी को देखती हैं। लेकिन जब मैं व्हेन यू गो डीप इनटू द प्रॉब्लम्स और हिस्ट्री में देखती हूँ, तो हमारे गुरु साहिबान ने तो खुद अपने आप को महिला कहा था और इतना जो है रिफॉर्म्स किए। तो ये सब जब मैं देखती हूँ और पंजाबी हिस्ट्री में जाती हूँ, तो
तो हमारी औरतें तो इतनी दबंग किस्म की कि वो तो सारी रिलीजन में भी, हिस्ट्री में भी पूरा कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। ये प्रॉब्लम तब आई क्योंकि हमने जो मॉडर्न राइटिंग्स, उससे पहले तो औरत लिखती नहीं थी, तो मॉडर्न राइटिंग्स में जो फ्यूडल और पेट्रियार्कल जो था ना एक सिनेरियो, जो मिडिवल पीरियड के बाद से ही ये चलना शुरू हो जाता है, तो उसका ये जो प्रसाद था ना हम औरतों को मिला हुआ था, जिसके लिए मैंने ऐसा लिखा कि मैन बैशिंग और उसकी बात करती हैं, अपने दुख रोने धोने की बात करती हैं, तो वो सच भी था। जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतना पहले रेवोल्यूशनरी होता है, फिर बाद में उसको एंटीथीसिस को सिंथेसिस करते हैं हम, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन वनिता जी, फेमिनिस्ट पोएट्री लिखने के बावजूद आप कभी भी पूरी तरह से पुरुषों का तिरस्कार आपने नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको अपनी ही कविता की, अगर हिंदी में कहूँ तो हिंदी में भी दो चंद पंक्तियां बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया आदमी का विरोध, कभी नहीं किया, इसलिए कि मेरी जंग आदमी के संग नहीं, आदमी के माथे में फुंकारते सांप के संग है, सांप के डंक के संग है। मेरी जान मेरी जंग तेरे साथ तो कभी भी नहीं थी। क्या बात। मेरी जंग हाथी के साथ नहीं, हाथी की आंख में मचलती कामना के संग है, जो गड्ढे में पड़ी कागज की हथनी को देखकर भी कामुक हो उठता है। सो इस तरह के प्रॉब्लमैटिक्स है। मेरी जंग सागर के संग कभी भी नहीं, केवल मेरी जंग सागर में बनते भंवर के संग है, जो मासूम जहाजों को बादबानों के संग डुबो देता है। बहुत खूबसूरत। तो हमारी जंग आदमी के साथ नहीं है, उसके साथ तो हम जनरेशन बना रहे हैं। तो ये जो हमारी पेट्रियार्किकल या मैन ईगो है और उसका जो अहंकार है, जंग तो उसके साथ है, तो आदमी के साथ कहाँ है? कैसे हो सकती है? अगर पति को निगेट करती है तो बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन कर रही है, तो जंग आदमी के साथ तो ना हुई ना। जी। तो ये बात मेरा कहने का मतलब है, इसलिए मैं कभी भी आदमी का विरोध नहीं करती हूँ। जी। तो ये बहुत ही एक तरह के इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं और बहुत दिमाग को बहुत पोषण मिल रहा है, मैं कहूँगी हिंदी में। तो वनिता जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ये जो खामोशियाँ सुनने का भी आर्ट होना चाहिए। जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ
दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। विचारों की ऊर्जा, कल्पना की उड़ान, कलम की शक्ति और भाषा का गौरव, यही तो है लिटरेरी गुरु। श्रोताओं, लिटरेरी गुरु में आज हमारी मेहमान है मशहूर पंजाबी कवियत्री डॉक्टर वनीता, और गुफ्तगू चल रही है उनके साथ। मैं हूं सुजाता रथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने हमारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी और एक पुरुष प्रधान या नारी प्रधान समाज को लेकर एक बातचीत चल रही थी। तो वनीता जी, चलिए इससे थोड़ा सा अलग हटते हैं। पंजाबी साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़र में कौन इस समय अच्छा लिख रहे हैं और नेशनल लिटरेचर में उनका क्या स्कोप है? देखिए, मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि हमारे पंजाबी लिटरेचर आजकल डायस्पोरा में सारे विश्व भर में फैला हुआ है और बहुत हमारे संजीदा किस्म के राइटर्स हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, जिनको बड़े बड़े इनाम सम्मान भी मिले हैं। डॉक्टर हरभजन सिंह को भी मिला था, कबीर अवार्ड भी मिला, और ये के बिरला भी, सुरजीत पातर जी हैं, और भी बहुत सारे, डॉक्टर आत्मजीत हैं। बहुत उम्दा किस्म के हर विधा में हमारे पास राइटर्स हैं। लेकिन जो एक मेरा सपना है कि आलोचक भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मेरा जो सपना है कि हम जब बाहर का जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको मैं खुद भी बहुत अनुवाद करती हूँ, तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको भी उतनी शिद्दत से बाहर जाना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि पंजाबी लिटरेचर क्या है, हमारा सूफी लिटरेचर क्या है, हमारा गुरु ग्रंथ साहब में क्या रखा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में, एपिक्स में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये संवाद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में लोग बैठे हैं उनको बाइलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंग्लिश में, और जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जो भाषा बोली जाती है उसमें हमारे लिटरेचर को लेके जाएं। तो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लिटरेचर जो है हमारा बिल्कुल पहुंचना चाहिए। होती हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत होती हैं, लेकिन उसमें मेन स्ट्रीम में मुझे नहीं लगता कि अभी वो आया उसको आना चाहिए। जी वनिता जी, आपने कहा कि इंटरनेशनली मेन स्ट्रीम में होना चाहिए हमारे देश का साहित्य, भले वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, सिर्फ पंजाबी ही नहीं। आपने जब कहा ना हमारे देश का, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि मैं खुद साहित्य अकेडमी की कन्वीनर हूँ पंजाबी भाषा की, और हमारा लेन देन तो 24 भाषाओं के साथ चलता रहता है। तो हमें तो लगता है कि वी आर अ फैमिली। हम थोड़े दिनों में राजस्थानी में एक वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं, एक गुजराती सिंधी में लगाने जा रहे हैं, तो पंजाबी उधर भी जा रहा है और अन्य भाषाएं हम तक हमारे तक आ रही हैं। हाँ, तो मैं ये अपने श्रोताओं को बताने ही वाली थी वनिता जी कि आप साहित्य अकादमी पंजाबी भाषा के कन्वीनर हैं, अनेक संस्थाओं की फेलो हैं, मेंबर हैं, और बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, और सार्क में भी आपकी पोइट्री होती है। आप उसमें पोइट्री रिसाइट करती हैं, जैसे कि आपने बताया। तो साहित्य और लेखन के विकास के लिए, और अभी अभी फिलहाल बहुत रिसेंटली भी आप जो सार्क का जो सम्मेलन था ऑनलाइन हो रही है। जी ऑनलाइन हो गई। हमारा 17वां सेशन था, तो उसमें मैंने
चेयर कर रही थी। एक हमारा एक अन्य प्रोग्राम था फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का, साहित्य अकेडमी का। तब ये रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई थी और सार्क के दिनों में भी यही जंग छिड़ी हुई थी। तो मैंने उसमें भी एक जंग के बाबत एक कविता पढ़ी। तो कौन सी कविता सुना मैं दीजिए? यही कह रही हूँ कि कविता बेचारी उस वक्त बेचारी लगी मुझे। हाँ, तो इसीलिए मैंने लिखा था उदास होकर कि कविता जंग विच कुछ नहीं करदी, केवल वेखती है, सुनदी है, महसूस करदी है बड़ी शिद्दत नाल उस तबाही ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਤੂ ਹਨ, ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਐਟਮ ਹਨ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਹੈਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਆਤੰਕਤਾ ਦਾ ਜਹਾਦ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਾ ਹੋਈਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ਸਾਵੇਂ, ਬਾरूद सामें, खरूद सामें। जंग में कविता कुछ नहीं कर पाती। बहुत खूब। तो एक ब्रेक लेते हैं वनिता जी और उसके बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक गीत वो आप सुनाएंगी मेरे को? मेरे आसपास वो यंग बच्चों का एक हजूम रहता है, तो खामोशियाँ। चलिए सुन लेते हैं। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। पंजाबी की जानी मानी
साहित्यकार कवित्री डॉक्टर वनीता हमारे साथ हैं लिटरेरी गुरु में। मैं हूँ सुजाता रथ। वनीता जी, ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि जंग के हालात के समय कविता थोड़ी सी बेबस नजर आती है, लेकिन जानती है मुझे क्या लगता है कि कितने ही हथियार आ जाए, कितनी ही कठोरता आ जाए, लेकिन एक इंसान को बदलने वाला जो होता है ना, ये ताकत है इसमें, लेखनी में, लिटरेचर में, या जो हम लिखते हैं इसमें इतनी ताकत है कि दुनिया बदल सकती है, दिलों को बदल सकती है। ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुजाता जी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कविता जब जंग छिड़ी होती है तो वो क्या कर पा रही है। हमारे शब्द शक्ति बहुत बलवान है। तो वनीता जी, बड़ा लंबा सफर रहा है आपका, बहुत उन्हें आपका साथ दिया, आपका परिवार निश्चित रूप से। हम जानना चाहेंगे घर में कौन कौन है और किस किस का सहयोग मिला और मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो घर में मैं सच में बताऊं तो मैंने 20 साल तो हाउसवाइफ का रोल ही निभाया। 74 में शादी हुई और 94 तक मेरे बच्चे जब हाई स्कूल में चले गए तो मेरे को सपने आते थे कि मैं एग्जाम दे रही हूँ और मैं उठना तो मेरी उंगलें दर्द करती होनी। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को कहा कि देखो, अगर म्यूज़िक का यहाँ भी माहौल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या मैं एमए पंजाबी कर सकती हूँ, क्योंकि तब तक मैं पता कर चुकी थी कि हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कहीं नहीं जाऊँगी, घर में बैठ के कर लूँगी। तो तब मेरे गाइड ने मेरे बहुत हेल्प की, क्योंकि मेरे घर में मेरे सास ससुर थे और वो नहीं चाहते थे कि आई वॉज द ओनली डॉटर इन लॉ, तो वो चाहते थे कि घर में ही रहे। तो मैंने ऐसी सुविधाओं का कुछ यत्न कर लिया कि जिसे मैं घर में बैठ के नॉन कॉलेजिएट एमए की गोल्ड मेडल आया। तो इस तरह से जब वो प्रोत्साहन मिलता गया तो वो भी हल्के से दबते गए। वो कहते रहे अच्छा तू बाहर तो नहीं जाएगी ना। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने खरगोश की तरह अपने रास्ते निकाले और जब इंटरव्यू आनी थी लेक्चरर बनने के लिए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे हाथ से लिखती हूँ, कंप्यूटर पे टाइप कर दो, मेरा रेज्यूमे बना दो। कहते तूने क्या करना है? अच्छा। मैंने कहा देखो, मैंने पता है अम्मी जी मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे एक ट्राई मारनी है, प्लीज मारने दो। तो वो बेचारे फंस गए। उन्होंने बाद में कहते हैं कि मैंने तो अपने खुद ही हाथ काट दिए तेरा रेज्यूमे बना के। तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर मैंने कहा सिर्फ एक बार 1 महीना नौकरी करने दीजिए तो बाद में मैं छोड़ दूंगी अगर घर में कोई परेशानी होगी तो। लेकिन तब तक मैंने अपनी सासू माँ को बड़े प्यार से, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि किसी को भी दुख दे के अगर आप कुछ बने तो क्या बने। मैं अगर उन बेचारों को, उनका एक लड़का है, उसको भी उदास करूं तो फिर। पर मैंने अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से अपने सास ससुर को भी कन्विंस करवाया और मैंने ये इस नौकरी करी। तो वनीता जी, यहाँ पर आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो कुछ गाने जब आप सेलेक्ट करने की बात आई तो आपके बच्चों ने आपकी बहुत मदद की। बिल्कुल। कंप्यूटर की भी जब बात आती है तो आपके बच्चे आपकी मदद। तो यहाँ पर कोई गाना जो आप फैमिली को, हस्बैंड को या बच्चों को डेडिकेट करना चाहेंगी? वो गाना लगा दीजिए, तू आता है सीने में जब जब सांस से चलती हैं। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि मेरा तो सारी पोइट्री में मैं 2.5 अक्षरों को ही प्यार करती हूँ। मैं तो वर्ल्ड में एक प्यार का पैगाम देना चाहती हूँ। अगर मेरी दुनिया में कभी भी कोई आवाज़ सुनेगी तो वो बस प्यार की आवाज़ होगी। मेरी क्रांति भी प्यार के लिए है और मेरी जो लेखन है वो भी प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। तो चलिए प्यार का ये पैगाम सुन लेते हैं। जी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तू जो मुझे आ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये प्यार का पैगाम डॉक्टर वनीता की ओर से हम सभी के लिए था दोस्तों। वनीता जी, पंजाबी जो कल्चर है ना वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल है। और आप पंजाबी कुजीन को ले लीजिए, छोले भटूरे, दाल मखनी, सरसों का साग, मक्के दी रोटी, और पंजाबी बोलों को ले लीजिए, गानों को ले लीजिए। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो सारा बॉलीवुड तो पंजाबी गानों से, पंजाबी सिंगर से भरा हुआ है। पृथ्वीराज कपूर से फिल्मों का भी देख लीजिए और गानों में भी देख लीजिए, बहुत है इम्पैक्ट उसका। ये बताइए कि बॉलीवुड के लिए आपने कुछ लिखा या कुछ आगे लिखना चाहती हैं? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं लिखा। मैं पोइट्री लिखती हूँ और मैं फ्री वर्सेस भी लिखती हूँ ज़्यादातर। लेकिन जो गाने हैं वो तो फिर गीत हैं, तो मैं गीत कम लिखती हूँ, मैं फ्री वर्स में लिखती हूँ। चलिए, यहाँ पर बॉलीवुड का कौन सा सिंगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पुराने समय के वो है ना, राजकुमारी से लेके। अच्छा। हाँ, तो मेरे को बहुत, क्योंकि म्यूजिक की मैं बहुत लवर रही हूँ। आजकल के म्यूजिक में मुझे ये देखता है कि जो AR रहमान है या दलेर मेहंदी भी, और आजकल सिंदर सरताज है, सारे बड़े पसंद है। पर मुझे ये सारे अच्छे लगते हैं। आजकल का बच्चों में म्यूजिक का टैलेंट तो ऐसे आ गया है, मुझे लगता है कि अभिमन्यु ने तो वो सारा माँ के गर्भ में सीखा था ना। तो आजकल टेक्नोलॉजी में और म्यूजिक में, डांस में बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, ये अपनी माँ के पेट से सारा कुछ सीख के आते हैं। कंप्यूटर भी, टेक्नोलॉजी भी और म्यूजिक भी। क्या उनकी आवाजें हैं, ये सारे प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं, माशाल्लाह। तो वनीता जी, ऐसा करते हैं कि आजकल का कोई लेटेस्ट गाना जो बहुत हिट हो रहा है और बच्चों को भी पसंद है, और आप बच्चों के साथ साथ सुनना बहुत पसंद करती हैं, वो सुन लेते हैं। मैं सच बताऊं, मुझे तो क्लासिकल और वो इस तरह के बहुत अच्छे सुरों में गाए अच्छे लगते, पर मेरे बच्चे आजकल ये वाला गाना बड़ा सुनते हैं, तारों के शहर, नेहा कक्कड़। हाँ और जी, शायद जुबिन है, जुबिन और नेहा कक्कड़ का वो बड़ा सुनते हैं आजकल। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं सुनूं, क्या सुन रहे हैं, तो अच्छा था, मुझे चलिए अच्छा सुन लेते हैं, लगा। यहाँ पे सुन लेते हैं। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में,
जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मान ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत के जमाने से। मुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। तो वनिता जी, ये सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा रहा और बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, मैं तो कहूँगी लिसनर्स को भी मज़ा आएगा। तो चलिए आखिर में ये बता दीजिए कि इन दिनों आप क्या लिख रही हैं और आपकी जो फोर्थ कमिंग बुक्स है वो क्या है? इन दिनों में मैं तो बहुत सारे काम ट्रांसलेशन के भी करती रहती हूँ, लेकिन इन दिनों मेरी एक छोटी कविताओं की, जिसको कहते हैं ना थॉट्स लाइक एनेक्डोट्स की तरह की, उनका नाम है मुर्कियाँ। वो मेरी पब्लिश होने जा रही है और 18 को मेरी जो सिलेक्टेड पोइम्स हैं वो ट्रांसलेशन के रूप में अंग्रेज़ी में उसका रिलीज़ होना है साहित्य अकेडमी में। उन मुर्कियों में से कुछ एक पंक्तियां हम सुनेंगे और उसके बाद हम इजाज़त लेंगे श्रोताओं से। मुर्कियाँ एक्चुअली संगीत का वर्ड है, तो जो एक बड़ा थोड़ा सा, इसमें 1 लाइन से लेके 7 लाइन की कविताएं हैं। तो उनमें से मैं आपको जस्ट एक सुनाती हूँ कि किस तरह उसके अंदर गागर में सागर भरा होता है। जो किर गया एक हंजू सी, जो डीक लिया एक सागर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमारे पंजाबी समझने वाले श्रोता बखूबी समझ गए होंगे आपकी बात को। मतलब ये था कि जो आंख से गिरा एक आंसू था, जो हमने सहन किया, पी लिया, वो एक समुद्र था। बहुत खूब। तो इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक आंसू की तरह एक पल में जो बातें करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का और ये मन जो है इसने सदियां संभाली होती हैं और इसके पास विजन भी होता है, इसने फ्यूचर भी सोचा होता है, वर्तमान में जी रहा होता है। तो ये सागर है जो ऐसा मन है, उसमें से जो बात कही वो एक आंसू की तरह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वनिता जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर, और आपने समय दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर वनिता, पंजाबी साहित्य की जानी मानी कवित्री। और चलते चलते वनिता जी, इतनी सारी बातें हुई हैं आपसे पंजाबी लिटरेचर के बारे में, तो एक पंजाबी गाना तो हुआ ही नहीं, तो पंजाबी गाने के साथ श्रोताओं से कहें नमस्कार। हाँ, वैसे तो मुझे जो सूफ़ी शायरी है वो बहुत पसंद है, बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन आजकल वो हमारे पंजाबी का एक हरमन है, उसने लिखा था गीत, वो आजकल बड़ा चर्चा में है, तू लौंग ते मैं इलायची तेरे पीछे। तो ये हमारे श्रोताओं को आप सुना दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सुनाते हैं श्रोताओं को। इसी के साथ हम आपको कहते हैं नमस्कार वनिता जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आपने इतने प्यार से, इतने पुरखलूस होके मेरे साथ इतनी सहज से बातें की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वनिता, शुक्रिया। वे तू लौंग वे मैं इलायची तेरे पीछे आ गवाची,
with the